हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों ने घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज को लगातार शुरू किया है, जिसमें हम लोग लगभग सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, आपका इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हुआ, इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ बायोलॉजी भी कंप्लीट हुआ और मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका और बचा हुआ वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज शाम में एक लेक्चर आ जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बचे हुए जो केवल 4 सब्जेक्ट थे, जो बहुत सारी आप लोगों के कमेंट्स आ रही थी, क्वेरीज आ रही थी कि सर उसको कब शुरू किया जाएगा, तो उसको अब शुरू कर दिया गया है, जिसमें हमारे जो 4 मेन सेगमेंट बचे हुए, एक तो हमारा हो गया फिजिक्स सेक्शन और एक हमारा हो गया केमिस्ट्री का और दूसरा हमारा बचता है एंशिएंट और एक मेडिवल का। तो ये 4 सेक्शन बचे हुए हैं और इसमें अब हम लोग डेली 2 सेक्शन जो है कि कवर करेंगे। तो मॉर्निंग में आपको मिलेगा एंशिएंट की क्लास देखने को और इवनिंग में आपको मिलेगी फिजिक्स की क्लास देखने को, तो जिससे हम लोग एक साइंस के पार्ट को और एक हिस्ट्री के पार्ट को शुरू करेंगे। और साथ ही साथ मैं बताते चलूं कि ये आपके आरओ एग्जाम्स के जिस तरीके से इंपॉर्टेंस थी यहाँ पर, क्योंकि इसमें हमारे 55 प्लस एमसीक्यू सीधे सीधे यहाँ से फंस गए थे सारे शॉर्ट नोट से। आप उसकी प्रमाणित वीडियो भी देख सकते हो, वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। और इसी प्रकार से हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो आपका 17 मार्च को परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसके लिए भी बहुत ही जरूरी रहेगी घटना चक्र के ये शॉर्ट नोट्स की क्लास, क्योंकि घटना चक्र पूर्वालोकन इतनी मोटी बुक हो जाती है कि उसे कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शॉर्ट नोट सबसे अच्छा इनिशिएट हम लोगों ने चलाया है और जो काफी लोगों को पसंद आ रहा है, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को भी पसंद आएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को कर लेना फॉलो दोस्तों, और अधिक अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक नया यूट्यूब चैनल को भी लॉन्च किया है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर हम विजन आईएएस और यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज वहां पर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से और पहली क्लास से। तो यहाँ पर हम चैप्टर वाइज जो है कि स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है पाषाण काल का, क्योंकि आप जब घटना चक्र का जब चैप्टर खोलोगे पहला पेज नंबर, तो वहां पे पहला ही हमारा चैप्टर है पाषाण काल। तो पाषाण काल के बारे में क्या होता है, तो पाषाण का मतलब होता है जो युग पत्थरों का युग था, मतलब जिसमें आपका पूरा पाषाण आएगा, मध्य पाषाण आएगा और फिर नव पाषाण काल आता है। उसके बाद हम धीरे धीरे जो है कि अपनी सभ्यता की ओर बढ़ते हैं और फिर हम कहीं ताम्र पाषाण कालीन देखते हैं, फिर सैंधव सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। तो पाषाण का मतलब ही था जहां पे पत्थरों का युग था, जिसमें सबसे अधिक पत्थर और चट्टानों का जीवन रहता था। ऐसे में लोग पत्थरों से बनी चट्टानों के बीच घरों में रहते थे और वहीं पर अपना जीवन यापन करते थे, शिकारी भोजन करते थे, शिकार की तलाश में इधर उधर से घूमते थे। तो इस युग को हम कहते हैं पाषाण युग। तो इसको जरा हम शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्रूफुस, जो ब्रूसफुट थे, उन्होंने ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, यानी आर्कोलॉजिस्ट भी थे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। यानी ये किससे समय थे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। और इन्होंने 1863 में पहली बार भारत में जो पाषाणकालीन बस्तियां थी उसकी खोज करनी शुरू की कि कहां कहां हमें पत्थर युगीन यानी कि पाषाण काल के युग की बस्तियां देखने को मिलेंगी। तो डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय में 1818-20 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन थॉमसन ने किया था। यानी कि जो थॉमसन थे उन्होंने कहा कि जो पाषाण युग है उसमें पाषाण, कांस्य और लौह तीनों की ही विशेषता मिलती है। हालांकि आगे चल के इसको और परिवर्तित किया जाता है कि पाषाण युग सबसे पहले होता है, जो पत्थर के युग होते हैं जिनको 3 विभाजन बांटा जाता है, पूरा पाषाण होता है, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब तांबे की खोज की गई तो ताम्र और पाषाण दोनों को मिलाकर प्रयोग किया गया, तो ताम्र पाषाण कालीन हो गया। फिर आगे बढ़ के हम देखते हैं सैंधव सभ्यता आती है, फिर आर्य समाज आता है और उसी समय महाजनपद युग आता है, जिसमें लौह युग का प्रवेश होता है। तो किसका प्रवेश होता है, लौह युग का। तो इसी में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या होता है, कुछ ना कुछ जगह के बारे में पूछ लिया जाता है, लोकेशन के बारे में कि ये किस युग से संबंधित है या कोई घटना किस युग से संबंधित है। या फिर दूसरा एंशिएंट हिस्ट्री में पूछा जाता है, जब गुप्ता पीरियड में आप देखोगे या एंशिएंट पीरियड में देखोगे, मगध पीरियड में, तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो वहां पे कुछ कमेटी या समितियां जो होती थी उनके नाम पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य हमें देखने को मिल जाते हैं, और जिसके प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो प्रमाण की बात करेंगे तो आदमगढ़ एमपी तथा बागोर भीलवाड़ा यानी राजस्थान। तो मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जब मध्य पाषाण खत्म हो रहा था और नव पाषाण युग में हम लोग प्रवेश कर रहे थे। मध्य पाषाण कालीन महदहा, जो कि यूपी से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। और ये महदहा कहाँ पे मिलेगा आपको, ये प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के जोन में मिलेगा, मतलब उसकी सीमा रेखा पर। तो महदहा आपके यूपी से संबंधित है और यहाँ पे हड्डी और सींग निर्मित उपकरण भी देखने को मिलते हैं, जो पता चलता है कि मध्यकालीन पाषाण युग
चुके हैं। और GR शर्मा ने मौदहा को 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया मौदहा में, जैसे एक झील क्षेत्र है, एक बूचड़खाना संकुल क्षेत्र था और एक कब्रिस्तान निवास क्षेत्र था। और इस बूचड़खाने संकुल क्षेत्र से हमें हड्डी सींग निर्मित उपकरण व आभूषण के बड़े पैमाने पर प्राप्ति हुई है। तो मौदहा जो है कि एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है जो यूपी से संबंधित है। और दूसरा प्रश्न बन जाता है कि मध्य पाषाण काल से संबंधित कौन सा क्षेत्र है, तो मौदहा होता है। और यहाँ से झील के क्षेत्र होते हैं, बूचड़खाने होते हैं और कब्रिस्तान के क्षेत्र होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे सराय नाहर की, इसी तरीके से आपको सराय नाहर से भी हड्डी के उपकरण मिले हैं जो कि आभूषण से समेत, यानी हड्डी से निर्मित जो आभूषण है वो भी यहाँ से मिले हैं। तो आप देखो सराय नाहर भी आपका प्रतापगढ़ में है और मौदहा भी आपका प्रतापगढ़ में है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि दमदमा, ये देखिए ये सराय नाहर हो गया, मौदहा हो गया और दमदमा, ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले से स्थित है और जहां पर उत्खनन किया गया पाषाणिक युग का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन पाषाणिक युग से संबंधित नहीं है या कौन सा पाषाणिक युग से संबंधित है, तो आपको इस पे टिक लगाना है। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, जैसे पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल कौन कौन से हो जाएंगे, यानी कि अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हो तो वो तो बात की चीज है, पहले आपको ये देखना है कि मौदहा यूपी में मिलेगा और यानी प्रतापगढ़ में, और फिर प्रतापगढ़ से और आगे बढ़ोगे तो लिखैया जो कि मिर्जापुर से समेत है, उससे और आगे पढ़ोगे तो पैसरा बिहार में है और वीरभानपुर ये आपका वेस्ट बंगाल में है। तो ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। तो यूपी का आपका प्रतापगढ़ में मौदहा भी आएगा, सराय नाहर भी आएगा, दमदमा भी आएगा, लेकिन लिखैया आपको मिर्जापुर में मिलेगा, पैसारा जो है आपका बिहार में और वीरभानुपुर आपका वेस्ट बंगाल में। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और जब यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो लोकेशन बिल्कुल याद होनी चाहिए। हिस्ट्री का मतलब होता है लोकेशन, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में तो थोड़ी कहानी पूछी जाती है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, लेकिन एंशिएंट और मिडिवल में तो दोस्तों सबसे अधिक फैक्ट पूछे जाते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर, मौदहा, दमदमा का उत्खनन हुआ और दमदमा में कुल 41 मानव समाधान ज्ञात हुए, जिसमें 5 समाधान युग्म समाधान थे और 1 समाधान 3 मानव कंकाल एक साथ मिले और शेष एक एक कंकाल मिले। अब यहाँ पर फोकस क्या करना है कि आपसे पूछ लेगा कि यूपी के किस जिले से या यूपी के या मध्य पाषाणिक स्थल के कौन से स्थल से 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। जैसे युग्म समाधान का मतलब होता है कि जिसमें हो सकता है सती प्रथा का प्रमाण हो कि अगर पति मर गया है तो वहीं पर उसकी पत्नी भी सती हो गई और दोनों युग्म हो गए, अर्थात ऐसे जो है कि 5 कपल हो गए। और कई बार ऐसा भी माना गया कि जहां पे 3 मानव कंकाल हैं तो 2 स्थिति हो सकती है, या कि एक पुरुष मर गया और उसकी 2 पत्नियों से शादी हुई थी तो दोनों एक साथ सती हो गई, या फिर पुरुष मर गया, पत्नी मर गई और साथ में बच्चा भी किसी वजह से मर गया, यानी उनका बेटा भी मर गया या बेटी। तो इस तरीके से 3 मानव कंकाल का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। और सामान्यतः बाकी क्या थे, एक एक समाधान थे। समाधान का मतलब दफनाने का होता है, जो वर्तमान में भी पद्धति देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इस पद्धति को कोरिलेट किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो अच्छी लग रही होगी और पहली बार अगर चैनल पे हो तो फॉलो कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की सारी अपडेट्स यहाँ पे यूपी पीसीएस के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलती रहेंगी और सारी जानकारी और सारे टेस्ट पेपर ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए चैनल को फॉलो कर लेना और अधिक अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे देखते हैं, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ था और इसी काल में मनुष्य ने कृषि कर्म से परिचित हुआ। भाई देखो, सबसे पहले क्या था कि पाषाण युग में शिकारी जीवन जी रहे थे लोग, यानी किसी न किसी जानवर का शिकार करते थे। जरूरत पड़ने पे वो अपने कबीलों के ही सरदारों को मार देते थे या अन्य लोगों को जो कमजोर होते थे सबसे। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे पशुपालन का विकास मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में हो रहा है और उन्हीं पशुपालन का प्रयोग करके लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया, क्योंकि कृषि करने में आपको बैल की जरूरत पड़ती। उस समय तो ट्रैक्टर वगैरह तो थे नहीं कि आप ट्रैक्टर से जो है कि खेत जोत लोगे या हल वगैरह जो है कि, लेकिन पशु जरूर थे, चाहे आपके गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी जो भी रहा, उस पशु का प्रयोग करके कृषि के लिए मिट्टी को जो है कि समतल किया, मिट्टी के लिए काम किया गया और उसकी जो गोबर की खाद थी उसको मिट्टी में डाल के कहीं ना कहीं उर्वरक क्षमता को बढ़ाया गया। हर एक चीज को अगर आप देखोगे तो पहले पशुपालन आएगा, बाद में कृषि का विकास हुआ है। तो मैं ये क्रोनोलॉजी समझाना चाह रहा हूं आपको, जो आप शायद समझ रहे होंगे। तो ये हो गया आपका नवपाषाण काल में, ठीक है। इसी काल में मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हो गया और भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, जो कि सिरोह एमपी से प्राप्त किया गया और इसकी खोज अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। हालांकि अगर हम पृथ्वी पर बात करें कि वैश्विक स्तर पे सबसे पहले मानव की उत्पत्ति का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो हमें अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है कि मानव की उत्पत्ति का प्रमाण अफ्रीका महाद्वीप में होता है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो हथनौरा, ये जो है कि एक लेटेस्ट आंकड़ा है, सिरोह एमपी से प्राप्त हुआ है और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था, सबसे पहले उसने किस अनाज की खेती की या किस अनाज का उसने साक्ष्य प्राप्त किया, तो जौ हो जाएगा, जो कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर के और ईरान के मध्य था।
ये भारत की बात नहीं कर रहा है, पूरे वैश्विक स्तर पे जो मानव के द्वारा सबसे पहले अनाज का उत्पादन किया गया वो जौ का किया गया था। और भारतीय उपमहाद्वीप में अगर हम बात करें तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको प्राप्त हुए लहुरा देव यूपी के संत कबीर नगर जिले से। ध्यान देना, यूपी में संत कबीर नगर जिला है जिसमें लहुरा देव नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां पर कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो उसके प्रमाण बदल जाएंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं। तो जरा अब इसके आगे हम इन चीज को समझना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए वो लहुरा देव यूपी में प्राप्त हुए, संत कबीर नगर जिले। उपमहाद्वीप में क्या होता है, उपमहाद्वीप में आपका भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहाँ से 9000 से 7000 बीसी में चावल के जो है कि साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे और नवीनतम ये खोज है, यानी कि सबसे पहली खोज मानी गई है। नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल आप लोगों ने मेहरगढ़ पढ़ा होगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था। जबकि प्राचीनतम चावल के जो साक्ष्य थे उसे आपने कोल्डियावा प्रयागराज में पढ़ा होगा, जो कि भूसी के साक्ष्य थे। तो पहले आप लोग पढ़ते होंगे कि भाई चावल के साक्ष्य में कोल्डियावा से मिले या कृषि के साक्ष्य में मेहरगढ़ से मिले। लेकिन अब उत्तर आपका बदल चुका है। अब आपका उत्तर जो है कि क्योंकि हर साल जो है कि कोई ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा रिसर्च की जा रही है, खोज किए जा रहे हैं कि हम असल में भारतीय इतिहास या वैश्विक इतिहास की शुरुआत कहां से हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हमारा मेहरगढ़ और आपको कोल्डियावा याद नहीं करना है, बल्कि ये याद करना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से ही मिले और वहां पर हमें सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिलते हैं। वैश्विक स्तर पर जौ की फसल का सबसे पहले पैदावार देखने को मिलता है, ये चीज आपको क्लियर रखनी है। और भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। अब जरा और बात करें कि यूपी प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे पाषाण काल की भी सभ्यता देखने को मिल रही है। प्रदेश की जो बेलन नदी घाटी क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से इलाहाबाद और मिर्जापुर के जोन में आती है, लेकिन मुख्य रूप से इलाहाबाद जोन में आती है, इसमें कोल्डियावा को लंबे समय विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता था। लेकिन अब लहुरा देव को गया, अर्थात कहीं ना कहीं चाहे कोल्डियावा मान लो चाहे लहुरा देव मान लो, विशेषज्ञता तो यूपी की ही मानेगी ना। और यूपी से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जो था वो जौ था और धान के साक्ष्य मदहा से मिले और ये प्रतापगढ़ से मिले। वैश्विक स्तर पर भी जौ के ही मिले थे। प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो प्रमाण थे वो सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जब कृषि का विकास हो गया तो लोगों ने एक ही जगह पर रहकर कृषि करना शुरू किया, वहीं अपने आवास बना लिए, वहीं अपने घर बना लिए, तो लोगों में स्थायी जीवन जीने की पद्धति आ गई। इससे पहले क्या था, शिकारी जीवन जीते थे पुरा पाषाण में और मध्य पाषाण में, उसमें शिकारी जीवन होता था। मतलब आज अगर कुछ एरिया में शिकार मिल रहा है खाने को तो रह लिए, और जब वो सारे शिकार खत्म हो गए तो दूसरी जगह चले गए, खाना बदोश पद्धति इसे हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि नव पाषाण काल में जब कृषि का विकास हो जाता है तो वहां पर धीरे धीरे लोगों को जो है कि स्थायी निवास की पद्धति हो जाती है। वो एक ही जगह पर रह के जमीन की बार बार खेती करते, बार बार फसल को पैदावार करते और इसी तरीके से स्थायी जीवन के प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इट मीन्स कि जहां पे चूना पत्थर और पाषाण की विशेषता देखने को मिलती है, तो चैल्कोलिथिक और कैल्कोलिथिक भी कहते हैं। आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं इस अगले पॉइंट को जरा। और जो इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, वीडियो में बहुत अच्छे से आपको जो है कि पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ लेके आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इसकी पीडीएफ को भी हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो है वीडियो के नीचे, वहां पर आप मैसेज करके पूरी इंक्वायरी ले सकते हो सारे पेमेंट सिस्टम को। और इसके साथ साथ अदर भी आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, एनवायरमेंट हो या हिस्ट्री, सभी के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। यूपी स्पेशल के भी मिल जाएंगे और हम यूपी पीसीएस पीवाईक्यू के भी हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहे हैं, जो आपको कम समय में बार बार रिवीजन करना आसान हो जाएगा, पूरी बुक पढ़ने से बेहतर होगा। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। आहाड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है, यानी कि जो आपने सुना होगा आहाड़ संस्कृति के बारे में, ठीक है। तो आहाड़ संस्कृति की बात करेंगे तो ये राजस्थान में विकसित हुई थी। इसमें जो लोग क्या थे, कृषक और पशुचालक थे, यानी कि कहीं ना कहीं पशुपालक थे, पशुओं को पालते तो कृषि करते थे। वे गेहूं, जौ, चावल से परिचित थे, जिसमें अन्य नाम इसका तांबवती भी कहा जाता है, तांबा वाला स्थान, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में तांबा भी मिलता था राजस्थान में और यहाँ तांबा बहुतायत से उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गला कर जो है कि मनचाही वस्तुएं भी तैयार करते थे। और यहाँ से आपको काले लाल रंग मृतभांड की प्राप्ति होती, जिन पर सफेद रंग की आकृतियां भी उकेरी गई थी। तो अब आप देखोगे आहाड़ संस्कृति कहाँ से समित है, राजस्थान से समित है। ये कैसी संस्कृति, तो ये ग्रामीण संस्कृति थी। ध्यान देना, क्योंकि ग्रामीण क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसानी मतलब खेती हो रही है और पशुपालन हो रहा है। लेकिन इसे हम दूसरे नाम में तांबवती के नाम से भी जानते थे, क्योंकि राजस्थान आज भी जो है कि तांबा, जस्ता और
चांदी के मामले में सबसे अधिक आगे आता है, सब सर्वाधिक भंडारण के रूप में जाना जाता है। तो ये क्षेत्र आपके उससे संबंधित है। फिर आगे बलूचिस्तान में अगर हम बात करेंगे तो स्थित पुरातत्व स्थल जो एक मेहरगढ़ है, यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पाषाण संस्कृति के तो मेहरगढ़ वगैरह प्रूफ मिले ही हैं, बाकी हड़प्पा संस्कृति के भी यहाँ पे प्रमाण देखने को मिलते हैं। नवदा टोली की बात करेंगे तो ये एमपी में ताम्र पाषाणी के एक स्थल है और इसका उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एचडी सांकलिया ने कराया था। तो नवदा टोली कहाँ से संबंधित हो जाएगा? ताम्र पाषाणी का स्थल जो कि एमपी में होता है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इसको बृहत पाषाण या मेगोलिथ भी कहते थे। ध्यान देना कि आपने 3 पाषाण सुन लिए, एक तो पुरा पाषाण सुना, एक मध्य पाषाण सुना और एक नवपाषाण काल सुना। तो ये तो तीनों काल थे जिसमें लोग रहते थे, जिनकी जीवन पद्धति और शिकारी जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक शब्द और आता है जिसे हम महापाषाण भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने एग्जाम में ऐसा सुना होगा महापाषाण या बृहद पाषाण। ठीक है, अब ये आप सोचोगे कि सर ये तो हमने काल में तो पढ़ा नहीं, क्योंकि काल में पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण है। लेकिन ये जो बृहद पाषाण या महापाषाण होता है, ये दक्षिण भारत में शवों को दफनाने की पद्धति थी, जिसमें शव को दफनाने के बाद उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाता था। इसी चीज को कहा जाता था। तो ये नवपाषाण युगीन भी हो गई या बृहद पाषाण भी कह सकते हो, आप मेगालिथ भी कह सकते हो। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरातत्व स्थल से राख के टीले मिले हैं। तो देखिए, जगह के बारे में ज्यादा पूछता है, उससे क्या प्राप्त हुआ ये बहुत कम पूछा जाता है। अब सीधे ये पूछ लेगा कि बेल्लारी जनपद में जो संगनकल्लू है ये किस समय का काल लोकेशन है? तो नवपाषाण कालिक स्थल है। फिर इसी तरीके से अगर आप बात करें, एमपी के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित श्री भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो देखिए, रायसेन जिले में आता भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला। इसकी खोज 1957 में वी.एस. वाकड़वर ने की थी, जो कि विष्णु इनका पूरा नाम था, और यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल कर दिया है। गैरिक मृतभांड पात्र की बात करेंगे, ओसीपी यानी कि गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर से, और ये गंगा यमुना दोआब संस्कृति से संबंधित भी है। और अगर हम बात करेंगे 1950-52 में बीबी लाल के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी, बीबी लाल के निर्देशन में हस्तिनापुर वाले जोन में। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि ताम्रपाषाण संस्कृति का विस्तार आपको राजस्थान, महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जो कि जोरवे संस्कृति सम्मिलित है, के नवासा, दैमाबाद, चंदौली। अब देखिए, यहाँ पे एक होता है चंदौली, जो आपने बनारस के पास देखा होगा, यूपी के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे जो ताम्रपाषाण कालीन की बात होगी चंदौली, तो ये महाराष्ट्र का होगा। इनाम गांव आदि पुरातत्व स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर ये चीज इंपॉर्टेंट आपको याद नहीं भी हो पा रही है, तो कम से कम इतना याद रखो कि एक आपकी आहाड़ संस्कृति थी, जो कि ग्रामीण संस्कृति थी, और कब देखने को मिली? राजस्थान में देखने को मिलती, ताम्रपाषाणिक युग में, और क्योंकि ये तांबे वाले स्थान से परिचित थे। और दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि जोरवे संस्कृति कहाँ से संबंधित है, तो ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, जिसमें इनाम गांव, दैमाबाद, चंदौली, नेवासा, ये कुछ प्रमुख स्थल है। तो ऐसे आपको चीजों को याद रखना है। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। तो जहां जहां आपको तांबा देखने को मिला, वो सारे के सारे ताम्रपाषाणिक स्थल है। बुर्ज होम की बात करेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर से नवपाषाणिक अवस्था से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का समाधान भी मिला है, और गर्तावास यहाँ पे देखने को मिलते थे, जो कि गड्ढे वाले घर होते थे, क्योंकि घाटियों में स्थित तब भी था जम्मू कश्मीर और आज भी है। तो जो घाटियों में घर बनते थे, स्पेशली गड्ढों में, तो उसे ही हम गर्तावास कहते थे। 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने इसकी खोज की थी। अगला हम देखेंगे चंद्रकेतुगढ़, जो कि वेस्ट बंगाल से है, पुरातात्विक पुरास्थल है और विद्याधारी नदी के तट पर स्थित है। टेराकोटा के कई उदाहरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर आगे देखते हैं गणेश्वर आपका ये राजस्थान से संबंधित है, जो कि ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। ये भी खोज इसकी रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। मछली पकड़ने का कांटा और विभिन्न प्रकार के मृतभांड। अब आप कहोगे सर हमें ये चीज याद नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, आप गणेश्वर को याद रखो कि एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जो राजस्थान से संबंधित है। जैसे मैंने आपको बताया आहार संस्कृति, जोरवे संस्कृति में आपको मैंने इनाम गांव, दैमाबाद और नेवासा, चंदौली, ये सब बताए हैं। तो बस आपको लोकेशन के नाम याद होने चाहिए कि कौन सी लोकेशन या कौन से स्थल कहां पर हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो लिखैया से, और लिखैया की मैंने अगर बात की थी तो आपको बताया था विंध्य क्षेत्र में, ये मिर्जापुर होता है। जे.एन. पांडे की बुक है पुरातत्व विमर्श के अनुसार 17 मानव कंकाल, जबकि आर लुकास के अनुसार 27 मानव कंकाल मिले। तो किसके अनुसार कितने मिले वो छोड़ो, बस इतना पता होना चाहिए कि लिखैया कहाँ पे, मिर्जापुर में है।
फिर आगे देखें, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों के नूतन भूतल काल जो के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया गया और ऐसा जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल की शुष्कता का चरण था, तो ऐसा माना जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में काम करता है और भारतीय पुरातत्व का जो जनक थे वो किसे कहा जाता था, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो 1814 से 1893 तक जीवित रहे और इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहता है, इंडियन आर्कोलॉजिकल का। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, न्यू नेम जो इसका बदला गया है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया और एमपी में ये स्थित है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत है। तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। तो देखिए पाषाण युग से जो 30 पॉइंट हम लोगों ने बनाए हैं, हालांकि इसमें और भी चीजें मैंने आपको बताते चला हूं पॉइंट वाइज, तो इसमें यही मुख्य मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न भी यहीं से आते हैं। ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वो सैंधव घाटी सभ्यता से आएंगे या फिर मौर्य काल से, मौर्योत्तर काल से, तो हम इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब जरा हम देखते हैं सैंधव घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्रोनोलॉजी भी देखने को मिलेगी चैप्टर में। जैसे हमने बताया कि पाषाण युग के बारे में कि भाई पाषाण युग में आपका पूरा पाषाण था, मध्य पाषाण था, उच्च पाषाण था, जिसमें आपने कृषि के साक्ष्य देखे, स्थायी कृषि देखी, पशुपालन के साक्ष्य देखे, ये सारी चीजें आपने देखी यहाँ पर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अच्छा 2 साक्ष्य मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहूंगा, जो कि आपको अगर पता है तो बताइएगा, अग्नि की खोज और पहिए की खोज। अब यहाँ पर आप दोनों लोग मतलब कि दोनों चीजों पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, अग्नि और पहिए की खोज कि कौन से काल में हुई थी। अब हम बात करेंगे अगला ताम्रपाषाण संस्कृति को भी हमने देखा, जिसमें आहार संस्कृति, गिलुंद संस्कृति, जोरवे संस्कृति, ये सब महत्वपूर्ण ग्रामीण संस्कृतियां थी। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है सैंधव घाटी सभ्यता और संस्कृति। तो सबसे पहले हम इधर विद्वानों को देखेंगे और इनके निर्माता के रूप में ये किसको किसको मानते हैं कि सैंधव घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ वो कैसे और कहाँ पे हुआ। तो देखिए सबसे पॉइंट आता है कि लक्ष्मण स्वरूप ने बताया कि ये आर्य संस्कृति के रूप में थी। गार्डन चाइल्ड और मार्टिनर ने कहा कि सुमेलियन थे। राखल दास बनर्जी ने इसे द्रविड़ियन बताया था कि इसके निर्माता द्रविड़ियन थे। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्रमुख शहर और किस नदी के किनारे हैं, ये चीज देखेंगे। जैसे कालीबंगा की बात करेंगे तो घग्गर नदी के किनारे पे मिलेंगे। रोपड़ की बात करेंगे तो सतलज नदी के किनारे पंजाब में मिलेगा। मांडा की बात करेंगे तो चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद की बात करेंगे तो प्रवरा नदी के किनारे मिलेगा, जो कि महत्वपूर्ण नदी होती है। किसकी सहायक नदी होती है, जरा ये कमेंट सेक्शन में बताना। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में। और आलमगीरपुर जो मेरठ में आता है, हिंडन नदी के तट पे होता है। सुतकांगे डोर की बात करेंगे तो दास्क नदी के तट पे आता है। और भगवानपुरा की बात करेंगे तो सरस्वती नदी के तट पर आता है। तो ये कुछ इसके प्रमुख स्थल भी हैं जो अलग अलग नदियों के किनारे हैं। हालांकि अभी हम और भी स्थल पढ़ते चलेंगे जैसे जैसे इसमें पॉइंट वाइज आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ वस्तुओं को आयात भी करते थे। और जैसे किन वस्तुओं को आयात करते थे, तो यहाँ पे हम कच्चे माल की बात करेंगे और प्राप्ति का स्थल। जैसे तांबे को वो कहाँ से प्राप्त करते थे, खेतड़ी से प्राप्त करते थे, राजस्थान में जो कि आहार संस्कृति थी। और बलूचिस्तान से भी आयात करते थे और ओमान से भी। यानी भारत में खेतड़ी से तो प्राप्त होता ही था, साथ ही साथ वो बलूचिस्तान और ओमान से प्राप्त करते थे। लाजवर्त की बात करेंगे तो बदख्शां जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, वहां से प्राप्त करते थे। टिन की बात करेंगे तो ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। चांदी की बात करेंगे तो राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से प्राप्त होता था। अफगानिस्तान और ईरान से भी ये लोग प्राप्त करते थे। सीसा की बात करेंगे तो ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर से प्राप्त होता था। शिलाजीत हिमालय से प्राप्त होता था। गोमेद गुजरात से। और सोने की बात करेंगे तो दक्षिण भारत के कर्नाटक की जो धारवाड़ चट्टान है वहां से भी। तो यहां से एक बात समझ में आई कि वो लोग शिलाजीत से भी परिचित थे और सोने से भी परिचित थे। हालांकि तांबे वगैरह से तो परिचित रहेंगे क्योंकि आगे वो कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। तो सैंधव घाटी सभ्यता कांस्य युगीन क्यों कहलाती है, क्योंकि जब आप तांबे में टिन का मिलान करेंगे तो तांबा और टिन मिलकर क्या बनता है, कांस्य बनता है। ठीक है, जिसे हम लोग कांसा भी कहते हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यता हो गई। और तांबा यहां से कहां मिला था, क्योंकि ताम्र युगीन जो सभ्यता थी, ताम्र पाषाणिक काल, तो आप देखोगे पाषाण युग में तांबा मिला तो ताम्र पाषाणिक हो गई। और जब तांबे में टिन मिला तो कांस्य युगीन हो गई। तो इस प्रकार से सैंधव वासियों के पास तांबा तो पहले से था, लेकिन टिन को वो आयात करते थे मुख्य रूप से ईरान और अफगानिस्तान। इन दोनों का प्रयोग करके वो लोग कांसे का निर्माण ज्यादा करते थे, कांसे का, इसलिए इनको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, डाउटफुल रहता है, डिबेट होता है कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो वहां पे पूछ लिया जाता है कि किन वैज्ञानिकों के द्वारा या किन विद्वानों के द्वारा कौन से कारण माने गए हैं। तो जैसे बाढ़ जो है, मार्शल ने कहा कि बाढ़ की वजह से, मैके एसआर राव ने बताया कि ये सब बाढ़ की वजह से इनका पतन हो गया, क्योंकि ये सिंधु नदी वगैरह इन सब क्षेत्रों में जब बाढ़ होने लगी तो इससे पतन हो गया। लेकिन वहीं गार्डन चाइल्ड और मार्टिगन व्हीलर और स्टुअर्ट पिकट ने कहा कि आर्यों का आक्रमण होने लगा। लेकिन मैं कहता हूं कि
2500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1750 ईस्वी तक चलने वाली जो सभ्यता थी, जबकि 1500 ईसा पूर्व में हमें ऋग्वैदिक पीरियड देखने को मिलता है। 1500 से तो हम शुरू करते हैं, 600 तक आते हैं पूरा 1000 का काल पीरियड को। तो इसमें जो है कि 250 साल का जो गैप देखने को मिल रहा है 1750 से 1500 तक। तो उस समय जो है कि आर्य कहाँ चले गए? इट मीन्स कि आर्यों के द्वारा जो है कि इसका आक्रमण करके समाप्ति नहीं की गई थी। अच्छा, ओरल स्टीन और अमलेंद्र घोष ने क्या बताया कि जलवायु परिवर्तन, अर्थात इन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण को बताया कि मानवीय क्रियाएं जब लगातार बढ़ती चली गई तो जो पहाड़ी क्षेत्र था, हिमालय क्षेत्र था, सिंधु घाटी या गंगा नदी का क्षेत्र था, तो यहाँ पर लगातार जलवायु में परिवर्तन होता चला गया और जिसकी वजह से वो लोग विनाश की ओर चले गए। फिर एम आर साहनी साहब, एच टी लैम्ब्रिक और जी एफ डेल्स ने कहा कि भूतात्विक परिवर्तन हुए। के यू आर कैनेडी ने कहा कि महामारी आ गई थी और एम दिमित्री मेव ने कहा कि पर्यावरण परिवर्तन हो गया। अब जैसे कोरोना वायरस की जैसी महामारी आई थी, मान लीजिए कि अगर वो वायरस इतनी तेज होता कि पूरी दुनिया ही उसमें समाप्त हो जाती, तो आगे आने वाले करोड़ों साल बाद जो लोग आते हमारे बाद, धीरे धीरे फिर मानव का जन्म होता, फिर जैविक घटक का जन्म होता। तो ऐसे में वो लोग क्या पढ़ते कि लगता है कि 2022-23 में कोई कोरोना की जैसी महामारी आई होगी और जिसने पूरी समस्त दुनिया को समाप्त कर दिया, समस्त दुनिया को ही समाप्त कर दिया। तो इसे कोरोना महामारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई महामारी रही होगी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए। तो ये अलग अलग सबके विचार हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है, इसलिए मानव समाज कैसा होता है? थोड़ा सा विलक्षण होता है। हड़प्पा सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी, यानी कि जो हमारे भारत में डेवलप हो रही थी हड़प्पा सभ्यता, उसी समय अफ्रीका के मिस्र में जो है कि एक मिस्र की सभ्यता डेवलप हो रही थी और ईरान इराक के क्षेत्रों में मेसोपोटामिया की सभ्यता डेवलप हो रही थी ईरान के क्षेत्र में। तो माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यतावासी थे, इन्होंने मिस्र की सभ्यता के साथ और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ कुछ ना कुछ वस्तुओं का आयात निर्यात किया है, क्योंकि इसके प्रमाण हमें देखने को मिलेंगे। तराजू, बाट, मोहर और सिक्के, ये सारी चीज हमें देखने को मिलेगी, जिससे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करते थे लाल सागर से होकर, चाहे जैसे भी। तो इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये तीनों ही सभ्यताएं एक समकालिक थी। अब सैंधव सभ्यता की बात करें तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया। अच्छा, 3 प्रकार की जो है कि ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं। देखो, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास हम उसे कहते हैं जिसकी लिखावट को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी जिस समय उन घटनाओं को लिखा भी गया और उन घटनाओं को पढ़ा भी जा सकता है। और आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है कि जहां पे घटनाएं लिखी तो गई हैं, लेखन शैली का डेवलपमेंट तो हो चुका है, लेखन शैली का विकास तो हुआ है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा पा रहा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिखावट है, ये मुख्य रूप से चित्रात्मक है, यानी इनमें अक्षरों का जो प्रयोग किया गया है वो चित्रों के माध्यम से किया गया है। पर्टिकुलर कोई ना कोई चित्र जो है कि पर्टिकुलर जगह पे मिल रहा है, जिससे कनेक्टिविटी बन रही है कि कोई लिखावट तो है लेकिन उसे समझा नहीं जा रहा है। और एक होता प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में न तो कोई लेखन और लिपि का विकास था, ना ही कोई पढ़ने की व्यवस्था थी। जब लेखन और लिपि ही नहीं थी तो पढ़ोगे किसे? तो वो हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद आओगे आप, लेखन कला का डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन उसे पढ़ नहीं पा रहे, तो आद्य ऐतिहासिक हो गया। और उसके बाद आपकी मिलेगी आधुनिक काल के अंतर्गत ऐतिहासिक काल, जिसे हम कहेंगे कि यहाँ पे लेखन कला का डेवलपमेंट भी हुआ और उसे पढ़ने में भी लोग सक्षम हो सके। तो समझ में आ गया सिंधु घाटी सभ्यता किस में आएगी। अच्छा, पाषाण काल किस में रखोगे? फिर प्रागैतिहासिक काल में रखोगे। क्यों रखोगे प्रागैतिहासिक में? क्योंकि उस समय किसी प्रकार की लेखन कला का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। फिर भी भीमबेटका की जो चित्रकला थी उसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें, क्योंकि चित्र बनाना भी अपने मन की क्या कहते हैं कि मन का जो है कि जो भी बातें हैं उनको प्रदर्शन करने का एक माध्यम हो सकता है, अपनी संवेदनाओं को प्रदर्शन करने का। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, यहाँ पर आर्य नहीं थे क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता मुख्यतः ग्रामीण होती थी। जब आप ऋग्वैदिक पीरियड में आओगे तो ऋग्वैदिक पीरियड में आप उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक पीरियड को कैसा देखते हो? कृषि और पशुपालन पे आधारित होती है, मुख्य रूप से यह सब ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगर की सभ्यता थी, जहाँ पे 2 दुर्ग 3 दुर्ग के प्रमाण मिलेंगे, लोगों के जो है कि श्रेष्ठी श्रेणी जैसे वर्ग देखने को मिलेंगे जो व्यापार कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये गैर आर्य सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का एक महत्वपूर्ण कारक है मृतभांड की सभ्यता के आधार पे। अब यहाँ पर देखते हैं कि काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृतभांड हड़प्पा से, और जबकि वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृतभांड आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। अर्थात कि जो काले रंग के जो कलरफुल जो लाल मृतभांड पाए जाते थे वो हड़प्पा सभ्यता से थे, लेकिन वहीं ब्राउन या ग्रे कलर के जो होते थे, धूसर कलर के चित्रित कलर के, ये मृतभांड आर्यों से संबंधित थे।
अब यहाँ पर सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न कैसे थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहली चीज कि विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं सिंधु घाटी सभ्यता में थी। आपने देखा होगा कि सड़कें जो है कि समकोण पर काट रही है, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सकती। वायु प्रदूषण से बचने के लिए और सड़क दुर्घटना से बचने के लिए भी गेट जो है कि घरों के जो गेट थे वो किधर खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। और स्नानाघर भी लोगों के घरों में थे ताकि शौचालय की व्यवस्था भी थी। इट मीन्स कि प्रदूषण से बचने की पूरी व्यवस्था थी। तो विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी और चित्रलेखी लिपि भी थी, यानी कि जो चित्रों से संबंधित लिपि थी। और इसके पास लोहे और रक्षा अस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, यानी यहाँ पर ना तो लोहा था और ना ही जो है कि किसी प्रकार के रक्षा शास्त्र थे। जबकि आर्यों के पास लोहे का ज्ञान होता है महाजनपदी काल के दौरान, जिससे मगध काल का उत्कर्ष होता है। और जब हम मगध की स्टोरी पढ़ेंगे तो वहां पे पूरी चीज को मैं समझाऊंगा आपके। तो आगे देखते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अब सिंधु घाटी के निवासियों की जो सभ्यता को जानने का एक मूल स्रोत है उनकी मोहरें। लगभग माना जा रहा है कि 3000 मोहरें जो है कि अभी तक खुदाई से प्राप्त हो चुकी है। यानी मोहरों से ये पता चलता है कि लोग व्यापार से भी संपन्न थे। और आगे देखते हैं तो EGM मैके ने कहा कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। और मार्टिना विलर ने कहा कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। वहीं अमलानंद घोष ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम के स्वरूप हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब जरा कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे कि किसने किन किन क्षेत्रों की खोज की है। ये खोज भी पूछा जाता है। जैसे हड़प्पा की जो है कि सबसे पहले खोज की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा 1923-24 में और 1924-25 में, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है यानी कि इस सभ्यता के अंतर्गत, सैंधव सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा क्षेत्र की खोज की गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सैंधव सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से डेवलप हुई थी ये सभ्यता, इसलिए इसको सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ये भी स्टेटमेंट बन के प्रश्न आते हैं आपके सामने। हस्तिनापुर की बात करेंगे जो मेरठ वाले क्षेत्र में है, तो बीबी लाल साहब ने 1950-52 में इसकी खोज की थी। तक्षशिला की बात करेंगे तो जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। कौशाम्बी की बात करेंगे तो NG मजूमदार ने इसकी खोज की थी। तो ध्यान देना है आपको, हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी, इन सबकी खोज इन लोगों ने की है। तो हड़प्पा को आपको याद रखना और हस्तिनापुर को याद रखना है। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी तो थी क्योंकि वो जावर और अजमेर की खान से प्राप्त करते थे। और सोने की जानकारी थी, बिल्कुल थी, तभी तो वो कर्नाटक से मंगाते थे। और हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। काले लाल रंगों का प्रयोग होता ना, और धूसर आर्यों के समय में होता था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ हमें पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी और इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त हुई हैं। मृण मूर्तियां मतलब होता है दोस्तों जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है, और सबसे अधिक मिट्टी की मूर्तियों में हमने देखा है कि देवी की मूर्ति मिलती थी, जिसको मातृ देवी कह सकते हैं। तो इट मीन्स की मूर्ति पूजा के प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन एक चीज और पूछी जाती है कि क्या यहाँ पर मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि मंदिरों की जो साक्ष्य शुरू होते हैं सबसे पहले गुप्ता पीरियड में शुरू होते हैं। इट मीन्स की गुप्त शासन में सबसे पहले मंदिरों के निर्माण की बात शुरू होती है। फिर चाहे वो आपका दशावतार मंदिर हो ललितपुर का, या भीतरी कानपुर का भीतरी मंदिर हो, तो ये सभी मंदिरों की परंपरा सबसे पहले गुप्त पीरियड से शुरू होती है। उससे पहले मूर्ति पूजा ही आपको देखने को मिलेगी, या फिर आपको यज्ञ हवन वगैरह आपको ऋग्वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं पे भी मंदिर की कला देखने को नहीं मिलेगी। तो होता क्या, स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई मूर्ति पूजा के प्रमाण हमें सैंधव सभ्यता में मिलते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल मिलते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट आता है कि क्या मंदिर के प्रमाण भी मिलेंगे? तो हमारा दिमाग जाता है कि यार जब मंदिर मतलब मूर्ति की पूजा हो रही है तो पूजा तो मंदिर में ही होती है, और यहीं पर आप स्टेटमेंट गलत कर देते हो तुरंत एक झटके में ही। तो इस चीज को जरा आपको बिल्कुल ध्यान देना है। आगे चलते हैं, अब इसी प्रकार के और भी जो फैक्ट आएंगे उसे हम लोग कवर करेंगे। जैसे हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। तो ध्यान देना कि गाय का जो पहला प्रमाण मिलता है वो आपको ऋग्वैदिक पीरियड में मिलेगा। इसीलिए गाय को अघन्या कहा जाता था, कि न मारे जाने योग्य पशु, यानी कि जिसको मारा नहीं जा सकता। जबकि हाथी के, गैंडे, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। तो न तो गाय का चिन्ह मिलता है, न हमें घोड़े के प्रमाण भी नहीं मिलते। और गाय को महत्व प्राप्त हुआ था वैदिक काल में, और उस समय से हमारी भारतीय सभ्यता में आज भी गाय को जो है कि एक माता का दर्जा प्राप्त है। तो हम देखते हैं कि हमने ऐतिहासिक सभ्यता से कितना कुछ सीखा है और कितना उसको लगातार पालन कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सहगौरा की बात करेंगे, जो यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। और यहाँ मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ
अन्नागार होने का विवरण भी देखने को मिलता है। तो सगौरा कहाँ से संबंधित है? गोरखपुर से संबंधित हो जाएगा। वहीं देसलपुर की बात करेंगे तो देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। अब हम बात करेंगे प्राचीन स्थल और पुरातत्विक खोज। लोथल की अगर बात करें तो लोथल से हमें गोदीबाड़ा मिला, डॉकयार्ड मिला जो कि एक बंदरगाह के रूप में काम करता है। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा से हमें हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिले। बनावली की बात करेंगे तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिलती है यहाँ से। फिर और आगे देखते हैं, हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा से समाधान R37 मिलता है। लोथल से हमें गोदीबाड़ा मिलता है, डॉकयार्ड, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिलता है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिलती है, जो तांबे की मतलब कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति थी वो मिलती है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। हस्तिनापुर आपके गंगा नदी, अब गंगा क्यों दे दिया गया? हालांकि होना क्या चाहिए था दोस्तों, हिंडन नदी होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गंगा की सहायक नदी है इसलिए पूछा दे दिया गया। हड़प्पा रावी नदी पर, हस्तिनापुर गंगा नदी पर, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी पर है और पैठन गोदावरी नदी पर स्थित है जो कि महाराष्ट्र में होता है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं और इसकी लंबाई लगभग नॉर्थ टू साउथ अगर देखोगे तो 55 मीटर, चौड़ाई ईस्ट टू वेस्ट 33 मीटर है। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव चित्र युक्त मोहरें भी प्राप्त हुई, मतलब ऐसी भी मोहर जो नाव जिस पे बनी हुई थी। तो इसका मतलब है कि वो लोग बंदरगाह से संबंधित चीजों को जानते थे और व्यापारिक साधनों के लिए वो परिवहन के लिए नाव का प्रयोग करते थे। अब सिंधु सभ्यता के बारे में और भी जानकारी कवर करते हैं। जैसे नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी, जो सीवेज व्यवस्था थी उसको ढक के रखा जाता था ताकि वहां से मक्खियां वगैरह जो बीमारी निकलती हैं वो ना निकले, बीमारी ना पैदा हो। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, बहुत एडवांस लेवल पर था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अपने नगर नियोजन के लिए ये जाना जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जाना जाता है और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी ये कालीबंगा से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता में ये प्रमुख विशेषताएं भी देखने को मिलती है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के मेरठ जिले में आलमगीरपुर देखने को मिलता है। वहीं यूपी के सहारनपुर जिले में हुलास भी देखने को मिलेगा और हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी देखने को मिलेगा जो घग्गर नदी पे है और भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल माना जाता है। इट मीन्स कि क्या समझ में आता है? वैसे तो अगर हम बात करेंगे कि पूरी सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा होता है, बृहद स्थल, तो मोहनजोदड़ो होता है। लेकिन मोहनजोदारो जो होता है, मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया है। तो भारत में अगर हम बात करें सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में तो आप देखोगे कि राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा स्थल माना जाता है भारत के अंतर्गत जो हरियाणा में है। और अगर मैं कहूँ सहारनपुर से आपने हुलास को भी सुना होगा और एक और क्षेत्र मैंने आपको बताया था, तो आप देखोगे हुलास के साथ साथ आप लोग याद रख लेना कि बड़ा गांव, ठीक है, बड़ा गांव भी मैंने आपको बता रखा है। साथ ही साथ अंबाखेड़ी भी आता है और नसीरपुर। तो दो क्षेत्र पूछे जाते हैं, एक तो हुलास पूछा जाता है और एक बड़ा गांव पूछा जाता है। तो ये दोनों याद रखने कि यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है और हरियाणा के राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी पे। फिर आ जाओ और हड़प्पा स्थल की बात करते हैं और राज्यों की बात करेंगे। जैसे बालू की बात करेंगे तो हरियाणा में स्थित है, मांडा की जम्मू कश्मीर में, पौडरी की गुजरात में और हुलास की यूपी यानी कि सहारनपुर में। और कौन सा भी मैंने आपको बताया, बड़ा गांव बताया, अंबाखेड़ी बताया, असीरगढ़ बताया। तो ये सभी प्रमुख क्षेत्र यहाँ के हैं यूपी में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा और चन्हूदड़ो देखने को मिलेगा। ये दोनों ही सिंध प्रांत में स्थित है। इनकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने किया था तथा 1935-36 में मैके ने यहाँ पे उत्खनन करवाया था। रंगपुर सौराष्ट्र क्षेत्र में गुजरात मतलब स्थित है। रंगपुर जो सौराष्ट्र क्षेत्र में गुजरात में स्थित है और यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। प्राक हड़प्पा का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के डेवलप होने से पहले के जो साक्ष्य थे, जिसमें हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति को देख सकते हैं जो ग्रामीण सभ्यता थी। फिर हड़प्पा काल तो चल ही रहा था, फिर उत्तर हड़प्पा कालीन यानी कि कहीं ना कहीं हड़प्पा का काल समाप्त हो रहा था और आर्यों का युग शुरू हो रहा था, आर्यों का। तो इन तीनों के ही हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। दधेरी की बात करेंगे, जो कोटला दधेरी होता है, ये एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। आगे देखते हैं, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, यानी हल के चित्र मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, सिंधु तथा चिनाब नदी के तट पर बसी थी परंतु गंगा पर नहीं। क्योंकि हमने सैंधव सभ्यता नाम क्यों रखा है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, जो उसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी है, जैसे आप झेलम को देखोगे, रावी को देखोगे और ब्यास को देखोगे, चिनाब को देखोगे, इन पर निर्मित थी, जबकि गंगा नदी पर यह निर्मित नहीं थी। हालांकि इसका सबसे पूर्वी जो क्षेत्र था वो आलमगीरपुर था और वो हिंडन नदी पर अवस्थित था और हिंडन नदी मुख्य रूप से यमुना की सहायक नदी थी, न कि गंगा की। तो याद रखना इस चीज को।
सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे और इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में हुए और जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है पशुपतिनाथ के रूप में। तो इतने इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट सारे के सारे याद होने चाहिए, क्योंकि जब ये प्रश्न पूछेगा तो सारे प्रश्न आपको इसी में से मिल जाएंगे, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यानी 1921 में हड़प्पा की खोज की गई और 1922 में मोहनजोदड़ो की। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज होती है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता नहीं कहते हैं। दो नाम इसके हैं, एक तो सैंधव सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के स्थल पर यह बसी हुई थी तट पर, इसलिए इसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट आता है कि सबसे पहले जो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा के टीलों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी हमें चार्ल्स मेंसन ने 1826 में दी। लोथल का उत्खनन SR राव ने किया, सुरकोटदा का JP जोशी ने और धौलावीरा का RS बिष्ट ने किया था। आगे पॉइंट पढ़ते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला जो प्रथम पुरातत्वविद थे वो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, जो कि एक कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करेंगे। अब यहाँ पे काल अनुक्रम के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले नगर संस्कृति का डेवलपमेंट होता है हड़प्पा सभ्यता के रूप में, फिर लोहे का ज्ञान आता है यानी वैदिक युग आने लगता है, फिर आहत मुद्रा जो चांदी के सिक्के होते हैं यानी 6ठी शताब्दी में आ जाते हैं, और सोने के सिक्के की बात करेंगे तो हिंद यवन शासकों का क्रम आता है। अर्थात जो हिंद यवन शासक में आप देखोगे कुषाण वंश है, जिसमें कुजुल कटफिसस और विम कटफिसस जो बाप बेटे हैं, इनके द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जो है कि चलाए गए थे। और उससे पहले आहत मुद्रा जो चलती थी, जिसको हम पंचमार्ग भी कहते थे, चांदी के होते थे, 6ठी शताब्दी में, अर्थात कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय चलते थे। और उससे पहले अगर आप पाओगे तो वैदिक युग होगा और उससे पहले आपको हड़प्पा सभ्यता मिलेगी। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा, क्योंकि पाषाण युग से आप पत्थर के युग से निकले और धातु के युग में जब आपने प्रवेश किया तो सबसे पहले आपने खेतड़ी, झुंझुनू या आहाड़ जो राजस्थान का क्षेत्र था, यहाँ पर जो है कि तांबे की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। फिर इसी में हम और चीजों को जरा क्लियर करते हुए चले कि हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। और इस समय सोने और चांदी के आभूषण भी बनाए जाते थे, क्योंकि सोना ये लोग कर्नाटक से मंगाते थे और चांदी इसके राजस्थान से मिलती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, लेकिन अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। धौलावीरा की बात करेंगे, धौलावीरा के जो कि कच्छ गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है और इन खोजों में शैलकृत जलकुंड भी मिलते हैं। अच्छा, जब अगर मैं कह रहा हूं आपकी भारत के अंतर्गत धौलावीरा सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा जो है कि बस्ती है, तो पहले नंबर पे कौन थी? हरियाणा के अंतर्गत राखीगढ़ी, जो कि भारत के अंतर्गत सबसे बड़ी जो है कि स्थलखंड मिलता है। अगले पॉइंट को देखते हैं कि धौलावीरा नगर को 3 भागों यानी कि किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था, क्योंकि मैक्सिमम जो नगर थे वहां पे 2 हिस्सों में बटे होते थे, एक तो दुर्ग होता था और एक ये मैदानी क्षेत्र होता था, लेकिन धौलावीरा को 3 हिस्सों में बांटा गया था। कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल की प्रवाहित किया था? धौलावीरा था, और ये आपका 3 क्षेत्रों से घिरा हुआ था। लोथल के सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा से एक युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है और राखीगढ़ी से भी एक युगल समाधि प्राप्त हुई है। और मैंने आपको यूपी के अंतर्गत बताया था सरायनहा, मदहा और दमदमा, जो मैंने आपको प्रूफ बताए थे, तो ये आपको पता होने चाहिए। यूपी के बागपत जिले में जो बड़ौद तहसील के सनौली गांव नामक हड़प्पन पुरास्थल से जो है कि क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनका दिशा नॉर्थ टू साउथ है, और यहाँ दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्लस कुछ जानवरों की हड्डियां भी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर हमारी बात होती है कि अभी हमने पढ़ा था कि सहारनपुर में हुलास मिला था, बड़ा गांव मिला था, असीरगढ़ मिला था और अंबाखेड़ी मिले थे, ये सभी हड़प्पा के पुरास्थल है। उसी तरीके से सहारनपुर से ही सटा हुआ जो है कि एक बड़ौद बागपत जो है कि जिला है, और यहाँ पे बड़ौद तहसील में भी एक सिनौली गांव में ये चीजें मिलती हैं। आगे देखें, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मांडी, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है, और ये 2000 में खुदाई के आभूषण सिक्के वगैरह मिलते हैं। अब 2 वर्ड आते हैं, ध्यान देना, मांडा भी आएगा आपका और मांडी भी आएगा, और अब आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, क्या आएगा? मांडा भी आ जाएगा और मांडी भी आ जाएगा। तो इसे जरा अंतर को क्लियर कर लो आप लोग अभी, ठीक है। आप कहोगे सर हो सकता है बाई मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गई और मांडी लिख गया हो, तो गलत हो जाओगे। मांडा आपको मिलेगा कहाँ पे? आपने पढ़ा था ना मांडा,
जम्मू कश्मीर में मिला था दास्क नदी पर, आपने पढ़ा होगा उसको, ठीक है, मांडा। लेकिन अगर मांडी है यानी ई की मात्रा जुड़ रही है तो वो गलत नहीं, वो जानबूझ के लिखी गई क्योंकि वो यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में है। तो आप देखो कि पश्चिमी यूपी के आपको 3 जिले मैंने बता दिए, इवन कि चलो 4 ले लो, ठीक है। आलमगीरपुर आपको मेरठ में मिल गया, ठीक है, यूपी के आलमगीरपुर मेरठ में हो गया। बागपत में वहीं पे सटा हुआ बॉर्डर पे है, जहां से आपको क्या देखने को मिला, बागपत के सनौली गांव से मिलता है। मुजफ्फरनगर भी वहीं पे बॉर्डर शेयर करता है, उसमें आपको मांडी मिलता है। और सहारनपुर से हुलास, बड़ा गांव, असीरगढ़ और अंबाखेड़ी, ये 4 स्थल मैंने बता दिए आपको। तो मांडा और मांडी में अंतर क्लियर रखना दोस्तों आप लोग। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में मोहनजोदड़ो में किया गया, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले कपास की खेती की गई। और इसीलिए कहा जाता है कि कपास हमारा देशज पौधा है, जो हमारे यहाँ पहले से ही ज्ञात है। सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई किसी मंदिर पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि मंदिर मैंने आपको बताया गुप्ता पीरियड में शुरू होंगे। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, लेकिन मूर्तियों के रूप में करते थे। घोड़े के चित्र का अभाव है और घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से मिली है, लेकिन ऐसा माना था कि ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। अब सिंधु सभ्यता के बारे में और भी चीजें हम समझेंगे, जो इसकी धार्मिक व्यवस्था है। जैसे यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति तो थी, वर्चस्वशाली नहीं था उतना। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषण यानी कुबड़ वाला जो बैल था, इसकी मुद्रा प्राप्त हुई है और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि से भी बनी होती थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार भी हैं और इन मोहरों पे पीपल वृक्ष की आकृति देखने को मिलती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मोहर मानी जाती थी वो वर्गाकार मानी जाती थी, जिसपे पीपल वृक्ष की आकृति भी देखने को मिलती थी। घोड़े की मृण मूर्तियां, अस्थि, जबड़े आदि के अवशेष तो प्राप्त हुए, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा मोहरों पर नहीं मिलता है। यानी एक ऐसा जानवर जिसके प्रमाण तो दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसे शायद प्रमुख रूप से नहीं माना जाता था। 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। इन्होंने एक नई स्टडी दी है और ऑरेल स्टीन ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को ही प्रमुख कारण माना है। कालीबंगा के अब हम देखते हैं कि कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। फिर कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पाई जाती है, तो मिस्र की सभ्यता पाई जाती है। सभ्यताओं का नॉर्थ टू ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो एजटेक हो जाएगा, माया हो जाएगा, मुइस्का हो जाएगा और इंका हो जाएगा। अर्थात ये नॉर्थ टू साउथ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता क्या थी? सुमेरिया थी। ध्यान देना कि लेखन कला सबसे पहले सुमेरिया सभ्यता में शुरू की जाती है। तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने 2 टॉपिक को कवर कर लिया, जिसमें पाषाण युग को कवर किया गया और सैंधव सभ्यता युग को कवर किया गया। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों और आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यूपी पीसीएस के लिए इतना ही काफी है, इससे ज्यादा एंशिएंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार के हम सारे फैक्ट, सारी व्याख्या और सारे प्रश्नों को समाहित करते हुए इन शॉर्ट नोट्स को तैयार किया हमने, और जिसकी पीडीएफ आप लोग वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना और इसी की तरह आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।